बिहार का करंट अफेयर्स 27, 28, 29 ये 3 दिन का आपका कलेक्शन है। इससे पहले का जो वीडियो मेरा आया हुआ है वो आपको 24, 25, 26 वो 2 पार्ट में है। जो लोग नहीं देखे हैं उसे देख लीजिए, उसके बाद ये कंटिन्यूटी आप इसे कर सकते हैं। ये कई पेपरों का कलेक्शन है जो कि आपको आज का जो वीडियो है वो ज्यादातर उसमें पीटी फैक्ट है, मेंस का 1-2 पॉइंट है जहां पे मैं कोट करूंगा। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को शिकायत है, ये कमेंट में लिख रहे हैं कि ये सही से विजिबल नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो फिर वो आपको दिखने लग जाएगा। और फिर इंस्ट्रूमेंट बदलने की बात है, वो मैं बदलने वाला हूं, जल्दी ही बदलने वाला हूं, लेकिन आप इसको रिजोल्यूशन करके देख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो कलेक्शन जो ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन मैं कोशिश यही करता हूं कि बिहार का किसी भी एग्जाम में ये कलेक्शन जो है आपका वो टकरा जाए और वो आपका एग्जाम में आ जाए। मैं वैसे ही चीजों को मैं कोशिश करता हूं ये करने का। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट भी करें ताकि हमको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है जिससे मैं जान सकूं और इसमें और कुछ भी तब्दीली ला सकूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर बात करते हैं। आज का जो वीडियो है आपका इसमें पहला जो टॉपिक है आपको मनरेगा मजदूरी बढ़ी। तो मनरेगा आप जान रहे हैं कि ये केंद्र सरकार की योजना है। उसके तहत क्या हुआ है कि ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मनरेगा मंजूरी की दरों में वृद्धि कर दी गई है, मजदूरी की दरों में वृद्धि किया गया है। तो सबसे जो मजदूरी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भारत में जो है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में है, सबसे अधिक मजदूरी, यानी कि 357 रुपया प्रति डे। मतलब कि प्रत्येक दिन जो है आपको 357 रुपीज मिलेगा मजदूरी, जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा है। कहाँ है? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मजदूरी मिलता है आज के डेट में पूरे इंडिया में। और अब आ जाते हैं अपना बिहार और झारखंड में मजदूरी जो है 228 रुपया प्रतिदिन है, 228 रुपया प्रतिदिन है। यानी कि ये जो है 18 रुपया मात्र जो अभी जो बढ़ाया गया है आपको वित्त वर्ष 2023-24 में, वो बढ़ाया गया 18 रुपया। पहले था 210 रुपया प्रतिदिन था, जो कि आपको 18 रुपया मामूली सा दर बढ़ाया गया है। तो आप याद रखिएगा कि पूछ देगा अगर के अभी हाल ही में मनरेगा में बिहार की मजदूरी दर कितनी बढ़ाई गई है, तो 18 रुपए बढ़ाई गई है। तो पहले कितना था अगर पूछता है तो 210 रुपया प्रतिदिन था, और अभी वर्तमान में कितना है तो 228 रुपया प्रतिदिन है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 228 रुपया प्रतिदिन आपको बिहार में मिलेगा, आपको बिहार के मजदूरों को। अगला आ जाते हैं ये कुलाधिपति ये आखिर चर्चा में क्यों आया? तो अभी पटना यूनिवर्सिटी का आपको दीक्षांत समारोह था, उसकी वजह से जो है आपको जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था ये सब चीज के लिए हमारे जो राज्यपाल हैं उनको बुलाया गया था, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बुलाया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लें, यहाँ पे कुलाधिपति यानी कि हमारे जो राज्यपाल है वो कुलाधिपति हैं। हर विश्वविद्यालय का एक कुलपति होता है, कुलपति के ऊपर जो होता है वो कुलाधिपति होता है, जो कि हमारे राज्यपाल को ही कहते हैं कुलाधिपति। वही सारे चीजों को जो अंतिम जो उनके निर्णय को ही जो है आपको लागू किया जाता है, उनके जरिए ही आपको वो यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा से संबंधित जितने भी जो भी चीज होंगे वो उसका सर्वे सर्वा वही रहेंगे। कौन? तो राज्यपाल, जिनको कुलाधिपति भी बोलते हैं। बिहार में कुल 15 विश्वविद्यालय हैं। ये इसी में ही जो आर्टिकल आया हुआ था उसी के अंतर्गत ये चीज पेपर में दिया हुआ है कि आपको बिहार में कुल कितने हैं विश्वविद्यालय, तो 15 विश्वविद्यालय। कितने हैं बिहार में कुल विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 15 विश्वविद्यालय हैं। और बिहार में अंगीभूत महाविद्यालय कितने हैं? तो 268 है, इसे ध्यान में रखिएगा। वैसे विश्वविद्यालय का पूछ सकता है तो 15 विश्वविद्यालय है बिहार में, ये ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आ जाते हैं हम लोग सिमरिया धाम जो कि आपको बेगूसराय में है। सिमरिया धाम कहाँ है? तो बेगूसराय में है। यहाँ पर हर साल क्या होता है तो कल्पवास मेला लगता है।
कौन सा लगता है? तो कल्पवास मेला लगता है। कहाँ लगता है? तो बेगूसराय में लगता है। बेगूसराय के किस जगह लगता है? तो सिमरिया धाम में लगता है। याद रखिएगा कहाँ लगता है? तो सिमरिया धाम जो कि बेगूसराय में, वहां हर साल आपको कल्पवास मेला लगता है। इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं प्रोफेसर बारी का बलिदान। अभी इनका जो है 28 मार्च को इनका ये इनकी हत्या की गई हुई थी, वो 28 मार्च का, ये इसी दिन इनके ही 28 मार्च को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि 28 मार्च 1947 को। अब थोड़ा सा जान लेते हैं प्रोफेसर बारी। जो प्रोफेसर बारी क्या थे? वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्या हुआ कि आपको गाड़ी में चढ़ के हाजीपुर से आ रहे थे, अब बीच में अंग्रेजों ने रोक लिया। रोकने के बाद वो बोला बाहर निकलने के लिए, लेकिन ये बाहर जल्दी नहीं निकल रहे थे और उस समय तस्करी की कुछ बातें थी, लेकिन वैसा कुछ था नहीं उनके पास। लेकिन वो क्या हुआ कि जैसे ही वो बाहर है और उनको गोली से भून दिया गया। इसीलिए इनका बलिदान इसको ये करते हैं। ये जस्ट आजादी से कुछ दिन 3 महीने पहले, लगभग मार्च में है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3-4 महीने पहले जो है आपको इनकी हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा 28 मार्च 1947 को। तो थोड़ा सा जान ले कि इनको जो है कहां पे हत्या किया गया था? तो खुसरूपुर चौराहे पर। कहां? तो खुसरूपुर चौराहे पर किया गया था इनकी हत्या। और ये इनका जन्म कहां हुआ था? तो बिहार के पुराने शाहबाद जिला के कोइलवर गांव में हुआ था। कोइलवर गांव में हुआ था इनका जन्म। इन्हीं के ऊपर जो है वो पुल जो है, कोइलवर का पुल, प्रोफेसर बारी के ही नाम पर वो रखा गया हुआ है। तो इनके बारे में ये चीज आ सकता है कि ये किस गांव से ताल्लुक रखते थे? तो शाहबाद जिला के, आपको उस समय पुराने शाहबाद जिला के आपको कोइलवर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब इनका कुछ डाटा है कि 1930 में ये नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे। कि कब हुए थे? 1930 में वो नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे। फैक्ट के तौर पे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? तो प्रोफेसर बारी रहे हैं। आपको 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर 1937 में अंतरिम सरकार में बिहार के विधानसभा के उप सभापति भी हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा है कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर बनना होगा तो 1937 में अंतरिम सरकार जो थी उसमें बिहार के विधानसभा के उप सभापति कौन थे? तो प्रोफेसर बारी थे, जिनका 28 मार्च 1947 को हत्या कर दिया गया था अंग्रेजों के जरिए। अब अगला पॉइंट आ जाते हैं हम लोग। बिहार में पटना में MSME का कार्यालय है। एक ही कार्यालय था। MSME का कार्यालय बिहार में पटना में था। कहाँ था? तो पटना में था। एक ही कार्यालय था, जो कि केंद्र सरकार के जरिए आपको एक और कार्यालय जो है MSME का कार्यालय, उसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। कहाँ? तो भागलपुर में। कहाँ? तो भागलपुर में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि ये हो गया माइक्रो यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। ठीक है, इसका ये हो गया हिंदी में। अब इसका अगर क्वेश्चंस आता है कि अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने कहां पर MSME का कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है, तो आप बोलेंगे भागलपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भागलपुर में। अब आते हैं अगला पॉइंट। पटना में हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जो है कृष्ण विनोद चंदन, के विनोद चंदन इन्हीं को कहते हैं, और कृष्णन विनोद चंदन इनको शपथ दिलाया गया है। शपथ कौन दिलाएंगे? तो राज्यपाल दिलाएंगे। जैसे कि आपको केंद्र में अगर सुप्रीम कोर्ट की बातें करें तो सुप्रीम कोर्ट को जो आपको शपथ, उसके जो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। उसी तरीके से आपको हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का जो शपथ दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश को, तो कौन दिलाएंगे? तो राज्यपाल दिलाएंगे। तो याद रखिएगा, हम अभी जो है अभी हाल में ही आपको बिहार मतलब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया है? तो कृष्णन विनोद चंदन को बनाया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इनको जो है आपको शपथ दिलाया था। अगला पॉइंट है 2025 तक सभी खेत में पानी और बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है।
यानी कि ये जो है आपको चौथा कृषि रोड मैप जो है उसके तहत बिहार सरकार ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी खेतों में पानी और बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है वो 2025 तक है। क्वेश्चन इसका ऐसे पूछ सकता है कि सभी खेत चौथे कृषि रोड मैप के तहत सभी खेत में पानी और बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब तक है, तो 2025 तक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं आपको सुपौल के वीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया है। ठीक है, सुपौल के वीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया है। तो यहाँ सवाल उठता है कि फिजिकल मॉडलिंग सेंटर क्या है। तो ये फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो है आपको ये जैसे है क्या कि जैसे नदियों में गाद जो रहता है, या आपको जलधारा जो सही तरीके से प्रवाहित नहीं हो रहा है, या अन्य भी जो ये है कार्य जो है वो इसी के तहत किए जाएंगे। मतलब कि फिजिकल मॉडलिंग सेंटर के तहत सुपौल में ये खोला गया है, जो कि सुपौल के वीरपुर में है। मतलब कि जो भी नदियों में गाद है उसको गाद हटाने का काम इसी के तहत जो है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर के तहत किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सुपौल के वीरपुर में आपको फिजिकल, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अभी हाल में ही फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो आपको सुपौल के वीरपुर में। या ऐसे भी बोल सकता है कि नदियों से गाद निकालने के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना किस जिले में की गई थी, तो सुपौल में की गई थी। पूछ देगा कि सुपौल के किस जगह में, तो वीरपुर में, ये याद रखिएगा। अगला हम लोग का है पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर, यानी कि पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया है। ये क्या है, तो ये है कि ये ऐसी सूचना देगा जैसे बाढ़ वगैरह के बारे में ये सूचना देगा, और इसकी सूचना जो है 90% लगभग बोला जा रहा है कि 90% तक इसकी सूचना सही रहेगी। और ये सूचना जैसे ही देगा तो हमारी प्रशासन क्या है, अलर्ट हो जाएगी, अपने सही समय पर जो है बाढ़ से बचने का सारा प्रयास किया जाएगा, और उसके तहत आपको मतलब कुछ ऐसा नुकसान होने से बच सकता है। तो उसी के लिए पटना में मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर खोला गया है। ये चीज हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर किस लिए है, तो बाढ़ से बचाने के लिए, सूचना देने के लिए है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बोल देता है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर किस लिए है, तो ये नदियों से गाद निकालने के लिए, जलधारा जो है उसके प्रवाह को अच्छा करने के लिए, ये सब चीजों के लिए है आपको फिजिकल मॉडलिंग सेंटर। ठीक है, आज का इतना वीडियो। इसका अगर ये हम दूसरा पार्ट भी लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें, जरूर से जरूर करें, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।